तो पहला विश्व युद्ध छिड़ चुका था। ब्रिटेन और उसके साथी देश एक तरफ, जर्मनी और उसके सहयोगी दूसरी तरफ, भारत पर ब्रिटेन का शासन था। तो सवाल ही उठा कि ऐसे स्थिति में भारतीय राष्ट्रवादी क्या करें, उनकी सोच क्या थी? हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा था उस समय। और देखिए, मुख्य तौर पर 3 तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। पहली थी उदारवादियों यानी मॉडरेट्स की। अच्छा। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी निभाना और युद्ध में उनका समर्थन करना इसे अपना कर्तव्य समझा। ये उनकी पुरानी रणनीति का ही हिस्सा था कि भाई लॉयल्टी दिखाओ तो शायद कुछ सुधार मिल जाए। हाँ, बिल्कुल, वफादारी दिखाकर धीरे धीरे संवैधानिक सुधार हासिल करना। वो इसे ब्रिटेन पर दबाव बनाने का नहीं, बल्कि सहयोग का अवसर मान रहे थे। दूसरी तरफ थे गरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट्स, जिनमें बाल गंगाधर तिलक प्रमुख थे, जो मांडले जेल से जून 1914 में रिहा होकर आए थे। हाँ, उनकी रिहाई भी इसी समय हुई थी। जी, इन्होंने भी युद्ध प्रयासों का समर्थन किया, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग थी। उन्हें उम्मीद थी, जो बाद में खैर गलत साबित हुई, अच्छा, कि इस वफादारी के बदले ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट देगा। अच्छा, मतलब एक तरह की डील समझ रहे थे वो। हाँ, बिल्कुल, एक तरह की एक उम्मीद थी। तिलक ने बाकायदा सरकार को अपनी वफादारी का आश्वासन दिया और ये भी साफ किया कि वो प्रशासन में सुधार चाहते हैं, सरकार का तख्ता पलट नहीं। उन्होंने हिंसा की निंदा भी की। ओके, और तीसरी प्रतिक्रिया क्या थी? तीसरी प्रतिक्रिया थी क्रांतिकारियों यानी रेवोल्यूशनरीज की। उनके लिए ये युद्ध एक सुनहरा मौका था। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात नहीं, यहाँ तो दुश्मन की मुसीबत हमारा मौका। हाँ, कुछ वैसा ही। उनका मानना था कि ब्रिटेन युद्ध में उलझा हुआ है और यही सही समय है ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाकर देश को आजाद कराने का। अच्छा। और इसी सोच के तहत आप देखिए, उत्तरी अमेरिका में गदर पार्टी सक्रिय हुई, यूरोप में बर्लिन समिति बनी और सिंगापुर जैसी जगहों पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह भी किया। तो ये साफ है कि एक ही घटना पर कितनी अलग अलग रणनीतियां बन रही थी। जी बिल्कुल। और शायद इन्हीं अलग अलग धाराओं के बीच से एक नए, ज्यादा मुखर आंदोलन की जमीन तैयार हो रही थी। होम रूल लीग आंदोलन। ये क्या था, इसका मतलब क्या था और ये कैसे शुरू हुआ? हाँ, होम रूल। देखिए, होम रूल का सीधा मतलब था स्वशासन, यानी अपने देश का शासन खुद चलाना। हालांकि उस समय इसका मतलब पूरी तरह आज़ादी नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए डोमिनियन स्टेटस जैसा कुछ। ओके। ये आंदोलन आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित था। हाँ। और इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो राष्ट्रवादियों के एक बड़े तबके को लगने लगा था कि सिर्फ अर्जियों और याचिकाओं से बात नहीं बनेगी। मतलब अब कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, सरकार पर जन दबाव बनाना होगा। ये उदारवादियों की कार्यशैली से अलग था। हाँ, वो तो था। दूसरा, 1909 के जो मॉडले मिंटो सुधार थे, उनसे उदारवादी भी निराश थे। कोई वास्तविक अधिकार तो मिले नहीं थे। सही बात है। तीसरी बात, युद्ध के कारण आम जनता पर बोझ बढ़ गया था। टैक्स बढ़ गए थे, महंगाई आसमान छू रही थी। लोग बहुत परेशान थे और किसी भी ऐसे आंदोलन से जुड़ने को तैयार थे जो उनकी आवाज उठाए। और युद्ध का कोई मनोवैज्ञानिक असर भी था, आपने कहा था। निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर था। युद्ध में जब ये यूरोपियन शक्तियां एक दूसरे की पोल खोल रही थीं, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थीं, तो इससे वो जो श्वेत नस्ल की श्रेष्ठता या व्हाइट सुपीरियरिटी का मिथक अंग्रेजों ने बना रखा था, वो टूट रहा था। अच्छा। भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। इसी माहौल में तिलक जेल से बाहर आ चुके थे और एनी बेसेंट, जो आयरिश थियोसॉफिस्ट थी और 1996 से भारत में काम कर रही थी। हाँ, उनका नाम बहुत आता है। जी, उन्होंने आयरिश तर्ज पर भारत में होम रूल आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। लेकिन हमने सुना है कि 2 अलग-अलग होम रूल लीग बनी, तिलक की अलग और बेसेंट की अलग। जी। क्यों? क्या उनमें कोई मतभेद था? देखिए, मतभेद से ज्यादा ये एक तरह का रणनीतिक तालमेल था, कह सकते हैं। तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी इंडियन होम रूल लीग बनाई। इसका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र, बॉम्बे शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित रखा गया। अच्छा, लिमिटेड एरिया। हाँ, फिर सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी लीग स्थापित की, जिसका कार्यक्षेत्र बाकी पूरे भारत में बॉम्बे शहर सहित फैला हुआ था। बेसेंट की लीग की शाखाएं ज्यादा थीं, करीब 200। तो ये बंटवारा क्यों?
ऐसा शायद इसलिए किया गया ताकि दोनों अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में बेहतर ढंग से काम कर सकें और किसी तरह के टकराव से बचें, मतलब एक तरह का कोऑर्डिनेशन था। ठीक है, ठीक है। तो इन लीग्स का काम करने का तरीका क्या था? क्या ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी या आम जनता तक भी पहुंची? नहीं, इनका मुख्य उद्देश्य ही आम आदमी तक होम रूल यानी स्वशासन का विचार पहुंचाना था। अच्छा। इसके लिए सार्वजनिक सभाएं की गईं, पर्चे बांटे गए, अखबारों का इस्तेमाल हुआ जैसे बेसेंस का न्यू इंडिया और कॉमनवेल। हाँ, ये नाम सुने हैं। जी, और पुस्तकालयों का भी इस्तेमाल किया गया। कोशिश ये थी कि स्वशासन का मतलब सरल भाषा में समझाया जाए और लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया जाए। और फिर 1917 की रूसी क्रांति ने भी इस आंदोलन को जोश दिया, क्योंकि वहां जार का शासन खत्म हुआ था और आत्मनिर्णय का विचार फैल रहा था। क्या बड़े नेता भी इससे जुड़े बाद में? हाँ, धीरे धीरे कई प्रभावशाली नेता जो शायद शुरुआत में थोड़े हिचक रहे थे, वे भी आंदोलन से जुड़ गए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना भी थे? हाँ, जिन्ना भी थे उस समय। तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हुए। इनके जुड़ने से आंदोलन को जबरदस्त ताकत मिली। जाहिर है सरकार को ये सब पसंद नहीं आया होगा। उसने कैसे प्रतिक्रिया दी? दमन तो किया ही होगा। बिल्कुल, सरकार ने वही किया जो वो अक्सर करती थी, दमन। तिलक को पंजाब और दिल्ली में घुसने से रोक दिया गया। और फिर जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके सहयोगी बीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये गिरफ्तारी आप कह सकते हैं सरकार के लिए उल्टी पड़ गई। उल्टी कैसे पड़ गई? है। अच्छा। उन्होंने कहा शिव ने अपनी पत्नी के 52 टुकड़े किए, केवल ये जानने के लिए कि उनकी 52 पत्नियां थीं। यही भारत सरकार के साथ होता है जब वो श्रीमती बेसेंट को नजरबंद करती है। क्या बात है। मतलब कहने का मतलब ये था कि बेसेंट को गिरफ्तार करके सरकार ने उन्हें और ज्यादा पॉपुलर, एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। अच्छा। और कई ऐसे नेता भी आंदोलन के समर्थन में आ गए जो पहले इससे दूर थे। सर एस सुब्रमण्य अय्यर ने तो विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी। ओहो, तो इतना जोर पकड़ा इसने। लेकिन फिर भी हमने सुना कि 1919 आते आते ये आंदोलन ठंडा पड़ गया। इतनी लोकप्रियता के बावजूद ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये हुआ। इसके कई मिले जुले कारण थे। पहला, आंदोलन फैला तो बहुत, लेकिन इसके पास एक केंद्रीय और मजबूत संगठन की कमी थी जो इसे लंबे समय तक मतलब सस्टेन कर पाता। ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस। दूसरा, 1917-18 के दौरान कुछ जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे वो जो एकता का माहौल बना था वो थोड़ा बिगड़ा। तीसरा, जब सरकार ने सुधारों की बात शुरू की, वो मॉन्टेग्यू घोषणा और एनी बेसेंट को रिहा कर दिया, तो उदारवादी नेता जो बेसेंट की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन में आए थे, वे शांत हो गए। उन्हें लगा कि चलो कुछ मिल रहा है। यानी सुधारों की उम्मीद ने आंदोलन की धार कुंद कर दी। कुछ हद तक, हाँ। साथ ही जब गर्मपंथियों ने निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस जैसी ज्यादा उग्र रणनीतियों की बात की, तो उदारवादी इससे कतराने लगे और सितंबर 1918 तक लगभग अलग हो गए। अच्छा, फिर से विभाजन जैसी स्थिति। हाँ, फिर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का खाका सामने आया। इसने भी राष्ट्रवादियों को बांट दिया। कोई इसे अपर्याप्त बता रहा था, कोई इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहता था। और इसी बीच तिलक को एक मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में सितंबर 1918 में इंग्लैंड जाना पड़ा। तो लीडरशिप का भी एक वैक्यूम आ गया। और बेसेंट? एनी बेसेंट भी सुधारों को लेकर और निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीति पर मतलब थोड़ी कंफ्यूज रही, स्पष्ट रुख नहीं अपना पा रही थी। तो क्या ये आंदोलन असफल रहा या इसका कोई सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा? क्योंकि बातें तो बड़ी अच्छी की आपने इसके बारे में। नहीं, असफल कहना बिल्कुल गलत होगा। भले ही ये अपने तात्कालिक लक्ष्य यानी तुरंत होम रूल को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे कि? सबसे बड़ी बात, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को सिर्फ पढ़े लिखे अभिजात वर्ग की चर्चाओं से निकालकर आम जनता, किसानों, मजदूरों तक पहुंचाया। इसने शहर और गांव के बीच एक पुल बनाया जो बाद में गांधी जी के आंदोलनों का आधार बना। ये तो बहुत अहम बदलाव था भारतीय राजनीति के लिए। बिल्कुल। इसने राष्ट्रवादियों की एक नई ऊर्जावान पीढ़ी तैयार की, जनता को राजनीतिक रूप से सक्रिय किया और उन्हें गांधीवादी राजनीति की तरफ मतलब तैयार किया। और ऐसा माना जाता है कि अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा और बाद के मॉन्टफोर्ड सुधार लाने में
होम रूल आंदोलन के दबाव की बड़ी भूमिका थी। अच्छा। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसी आंदोलन के नेताओं, खासकर तिलक और बेसेंट के प्रयासों से 1916 में कांग्रेस के दोनों धड़ों, उदारवादी और गरमपंथी का पुनर्मिलन हुआ। हाँ, लखनऊ अधिवेशन 1916 ये एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, जो उदारवादी थे। यहाँ दो बड़ी बातें हुई। एक तो आपने बताया गरमपंथियों की कांग्रेस में वापसी जी। और दूसरी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। पहले गरमपंथियों की वापसी की बात करते हैं। 1907 के सूरत विभाजन के बाद ये कैसे संभव हुआ? 9 साल बाद। हाँ, 9 साल लग गए। इसके कई कारण थे। पहली बात तो ये कि जिन मुद्दों पर 1907 में विभाजन हुआ था वो अब उतने मायने नहीं रखते थे। समय बदल चुका था, है ना? दूसरी, दोनों ही गुटों, उदारवादी और गरमपंथी, को ये एहसास हो गया था कि फूट की वजह से राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ गया है और राजनीतिक निष्क्रियता आ गई है। मिलकर काम करना जरूरी है। सही बात है। तीसरी, जैसा मैंने कहा, एन.ए. बेसेंट और तिलक ने दोनों गुटों को फिर से एक मंच पर लाने के लिए बहुत कोशिशें की थीं। और चौथी वजह, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे कद्दावर उदारवादी नेताओं का निधन हो चुका था, जो गरमपंथियों की वापसी का कड़ा विरोध करते थे। अच्छा, तो उनके न रहने से भी राह आसान हुई? हाँ, उनके न रहने से सुलह की राह आसान हो गई। ठीक है। अब आते हैं लखनऊ समझौते के दूसरे और शायद ज्यादा चर्चित पहलू पर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता। ये कैसे हुआ? मुस्लिम लीग तो शुरुआत में कांग्रेस से अलग और कुछ हद तक ब्रिटिश समर्थक मानी जाती थी। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था लीग के रुख में। इसकी भी कई वजह थीं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कुछ घरेलू। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन ने बाल्कन युद्धों 1912-13 और इटली तुर्की युद्ध 1911 में तुर्की साम्राज्य का साथ नहीं दिया। तुर्की के सुल्तान को दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा, मतलब धार्मिक प्रमुख, मानते थे। ब्रिटेन के सुरुख से भारतीय मुसलमान नाराज हुए। यानी तुर्की का मामला भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहा था। खिलाफत वाली पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। हाँ, बिल्कुल। उसी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। घरेलू स्तर पर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने के फैसले से भी मुसलमान नाराज हुए, खासकर वो तबका जिसने विभाजन का समर्थन किया था। अच्छा। सरकार ने अलीगढ़ में एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय बनाने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया था, जिसकी मांग थी कि उसे पूरे भारत के कॉलेजों को संबद्ध करने का अधिकार हो। इन बातों ने मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार से दूर किया। और लीग के अंदर भी कोई बदलाव आ रहा था? बिल्कुल। मुस्लिम लीग के अंदर युवा नेताओं का एक नया वर्ग उभर रहा था, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस समय कांग्रेस में भी थे। हाँ, उस समय दोनों में थे। वजीर हसन, मौलाना आजाद, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, हसरत मोहानी, ये नेता ज्यादा राष्ट्रवादी थे और अलीगढ़ स्कूल की पुरानी ब्रिटिश समर्थक राजनीति से आगे बढ़ना चाहते थे। 1912 में लीग ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में अपने उद्देश्यों में बदलाव किया और भारत के लिए उपयुक्त स्वशासन, सूटेबल सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करने का लक्ष्य रखा और कहा कि वो इस लक्ष्य के लिए दूसरे समूहों के साथ मिलकर काम करेगी। अच्छा, तो स्वशासन कॉमन गोल बन गया। हाँ, इस तरह स्वशासन का साझा लक्ष्य कांग्रेस और लीग को करीब ले आया। और विश्व युद्ध का भी असर पड़ा होगा, दामन वगैरह का? हाँ, बिल्कुल। युद्ध के दौरान सरकार ने राष्ट्रवादी गतिविधियों पर सख्ती दिखाई। मौलाना आजाद के अखबार अल हिलाल और मोहम्मद अली के कॉमरेड पर पाबंदी लगा दी गई। कई मुस्लिम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इस सरकारी दमन ने युवा मुसलमानों में साम्राज्यवादी विरोधी भावनाएं और भड़काईं। इन्हीं सब कारणों से लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाने को तैयार हुई। तो इस लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस और लीग ने मिलकर सरकार से क्या मांगे रखी? क्या थी वो जॉइंट डिमांड्स? हाँ, उनकी संयुक्त मांगे इस प्रकार थीं। पहली, सरकार जल्द से जल्द भारत को स्वशासन देने की घोषणा करे। दूसरी, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का और विस्तार किया जाए, उनमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो और उन्हें ज्यादा वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां दी जाएं। परिषदों का कार्यकाल 5 साल हो। ओके। तीसरी, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वेतन भारतीय खजाने से नहीं बल्कि ब्रिटिश खजाने से दिया जाए। आखिर वो ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। ये लॉजिकल बात थी। हाँ। चौथी, वायसराय और प्रांतीय गवर्नरों की जो कार्यकारी परिषदें थीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, उनमें कम से कम आधे सदस्य भारतीय हों। लेकिन इस समझौते में एक विवादास्पद बात भी थी। वो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था को कांग्रेस ने मान लिया। इसका क्या मतलब था और इसे क्यों स्वीकार किया गया?
ये तो कांग्रेस की पुरानी पॉलिसी के खिलाफ था। हाँ, ये एक पेचीदा मामला था और है। अलग निर्वाचन क्षेत्र का मतलब था ऐसी सीटें आरक्षित करना जिन पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते थे और उनके लिए वोट भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही डाल सकते थे। ये व्यवस्था 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों में लागू की गई थी। कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से इसके खिलाफ थी क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थी, लेकिन 1916 में लीग का समर्थन हासिल करने और एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश में कांग्रेस ने इसे अस्थायी तौर पर स्वीकार कर लिया। मतलब एक पॉलिटिकल जरूरत समझी उस समय। हाँ, शायद उन्हें लगा कि ये एकता के लिए चुकाई जाने वाली एक कीमत है, तात्कालिक जरूरत। इस समझौते के क्या परिणाम हुए? क्या इसकी आलोचना भी हुई? परिणाम मिले जुले थे। तात्कालिक रूप से देखें तो इसने हिंदू मुस्लिम एकता का एक माहौल बनाया और सरकार पर दबाव बढ़ाया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी उस समय। हाँ, वो तो थी, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। पहली आलोचक कहते हैं कि मांगे बहुत क्रांतिकारी नहीं थीं। ये मॉर्ले-मिंटो सुधारों का ही थोड़ा सुधरा हुआ रूप था। अच्छा। दूसरी और ज्यादा गंभीर आलोचना ये है कि अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार करके कांग्रेस ने अनजाने में ही सही उस विचार को वैधता दे दी जिसने आगे चलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी और अंततः भारत के विभाजन को बल दिया। ओहो, ये तो गंभीर बात है। हाँ, मुस्लिम लीग ने बाद में इसे अपनी एक बड़ी जीत के रूप में प्रस्तुत किया। तीसरी बात, इसी बढ़ते राष्ट्रवादी दबाव और एकता के जवाब में सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े, जिसका नतीजा था मॉन्टेग्यू की अगस्त 1917 की घोषणा। चलिए अब इसी मॉन्टेग्यू घोषणा पर आते हैं। 20 अगस्त 1970 को भारत सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान दिया। इसे अगस्त घोषणा क्यों कहा जाता है और इसका क्या महत्व था? हाँ, अगस्त घोषणा। इसे अगस्त घोषणा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगस्त में दी गई थी। जाहिर है, इसका महत्व ये है कि इसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत में जिम्मेदार सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना को अपना लक्ष्य बताया। पहली बार ऑफिशियली कहा? हाँ, ऑफिशियली। बयान का मुख्य अंश था कि ब्रिटिश सरकार की नीति है प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति है। इसमें ये जिम्मेदार सरकार और क्रमिक विकास, इन शब्दों पर जोर है। इनका क्या मतलब निकाला गया? क्या इससे राष्ट्रवादी संतुष्ट हुए? नहीं, संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं हुए। यही मुख्य मुद्दे थे। जिम्मेदार सरकार का मतलब था कि सरकार अपने कामों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह हो, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। ये सुनने में अच्छा था। हाँ, लेकिन साथ ही क्रमिक विकास और प्रगतिशील प्राप्ति जैसे शब्द जोड़ दिए गए थे। इसका मतलब था कि ये तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। कब होगा पता नहीं। अच्छा, मतलब टालने वाली बात। हाँ, और ये सब ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में होगा, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो थी ही नहीं। तो आपत्तियां क्या थी? मुख्य विरोध किस बात पर था? मुख्य आपत्तियां 2 थीं। पहली, इसमें कोई समय सीमा, कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई थी कि ये क्रमिक विकास कब तक पूरा होगा और जिम्मेदार सरकार कब तक स्थापित होगी। ये अनिश्चित काल तक टाला जा सकता था। दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी आपत्ति ये थी कि इस प्रगति की रफ्तार और तरीका तय करने का अधिकार पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के पास ही रहेगा। मतलब भारतीय तय नहीं करेंगे? नहीं, भारतीयों से सलाह तो ली जा सकती थी, लेकिन अंतिम फैसला उनका ही होगा, ब्रिटिश सरकार का। भारतीय नेता इस बात से बहुत नाराज थे कि उनके अपने देश का भविष्य तय करने में उनकी निर्णायक भूमिका नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं भारतीयों पर ब्रिटिश अविश्वास को दर्शाता था। कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना था। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो प्रथम विश्व युद्ध का दौर भारतीय राष्ट्रवाद के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा। युद्ध ने जहां एक और मुश्किलें पैदा की, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी चेतना को और मजबूत किया, कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। होम रूल आंदोलन ने स्वशासन की मांग को जन जन तक पहुंचाया। लखनऊ समझौते ने क्षणिक ही सही पर एक राजनीतिक एकता का प्रदर्शन किया और मॉन्टेग्यू घोषणा ने भविष्य के संवैधानिक सुधारों की दिशा तय की, भले ही वो उम्मीदों से बहुत कम थी। बिल्कुल सही। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और दिखाती हैं कि कैसे बाहरी कारक जैसे विश्व युद्ध और आंतरिक राजनीतिक गतिविधियां मिलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई को आकार दे रही थीं,
हर कदम, चाहे वो सफल रहा हो या अधूरा, अगले चरण के लिए जमीन तैयार कर रहा था। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है। पूछिए, क्या लखनऊ समझौते में वो जो अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार करना था, उस समय भले ही एकता के लिए एक रणनीतिक कदम लगा हो, पर क्या इसने अनजाने में ही विभाजन की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया? मतलब तात्कालिक लाभ के लिए क्या दूरगामी नुकसान की नींव रखी जा रही थी? ये सोचने का विषय है कि क्या एकता की कोशिश में ही कहीं अलगाव के बीच तो नहीं छिपे थे। जटिल सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। उस समय के नेताओं की अपनी मजबूरियां और प्राथमिकताएं थीं यकीनन, लेकिन हाँ, इस कदम के दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से विवादास्पद रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास में अक्सर तात्कालिक जरूरतों और दीर्घकालिक परिणामों के बीच एक तनाव बना रहता है। सोचने वाली बात है जी। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।